नेक्स्ट चैप्टर होगा रियल नंबर्स। हम लोग रियल नंबर्स के बारे में जानते हैं कि रेशनल और इरेशनल नंबर से मिलने के बाद जो फैमिली फॉर्म्ड होता है उसको हम लोग रियल नंबर्स कहते हैं। ओके, और क्लास 9 में आप लोग रेशनल और इरेशनल के बारे में पहले ही जान चुके हो। रेशनल नंबर का मतलब ये होता है कि अगर किसी नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, q डज नॉट इक्वल्स टू 0 हो, तो वो कहलाता है रेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर का मतलब होता है कि जिस नंबर को हम लोग रूट से बाहर नहीं कर सकते, इट मीन्स जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, वो कहलाता है इरेशनल नंबर। जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ थ्योरी दिए गए हैं, हम लोग एक नजरों में इसको देख लेते हैं। जैसे कि कहा गया कि इन क्लास 9 you begin your exploration in the world of real numbers and encountered irrational numbers. आपने irrational number को देखा। करें कि we continue our discussion on real numbers in these chapters. We begin with two very important property of positive integer in section 1.2 and 1.3, namely the Euclid division algorithm and the fundamental theorem of arithmetic. मतलब इस चैप्टर में हम लोग दो इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ने वाले हैं। पहला है आपका यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम और सेकंड है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब समझो कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम कहता क्या है। कहा गया कि as the name suggested has to do with divisibility of the integers. Stated simply, it say any positive integer a can be divided by another positive integer b. अब समझो यहाँ से कहा गया कि कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर a है जिसको कोई अनदर पॉजिटिव इंटीजर b के साथ डिवाइड किया गया इन सच द वे दैट इट्स रिमाइंडर r। अगर a को हम लोग b से डिवाइड करते हैं ऐसे कंडीशन में रिमाइंडर आपका r आता है, मतलब कुछ रिमाइंडर बचता है जिसको हम लोग r के नाम से जानते हैं। करेक्ट, दैट इज कॉल्ड दैट इज स्मॉलर देन b। दैट इज स्मॉलर देन b कहने का मतलब हो गया कि वो डिवीजर से ऑलवेज छोटा होना चाहिए। नहीं तो अगर आपका रिमाइंडर डिवीजर से बड़ा हो गया तो ऐसे कंडीशन में एक बार और डिवाइड लग जाएगा। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि r जो होगा इट मींस रिमाइंडर वो b से छोटा होगा, इट मींस डिवीजर से छोटा होना चाहिए। आगे कहा गया कि मेनी ऑफ यू प्रोबेबली रिकॉग्नाइज दिस एज द यूजुअल लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। कह रहे कि इसमें से आप सब बहुत ऐसे लोग हैं जो कि ऐसे इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड्स के प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़ सकते हो। ऑल्दो दिस रिजल्ट इज क्वाइट इजी टू स्टेट द अंडरस्टैंड, इट हैज मेनी एप्लीकेशंस रिलेटेड टू डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। वी टच upon a few of them and use it mainly to compute the HCF of the two positive integers. हम लोग दो पॉजिटिव इंटीजर्स के HCF के थ्रू भी इसको कंप्यूट कर सकते हैं। अब जैसे कि हम लोग आगे आते हैं, यहाँ पे ये सब आपको दिए गए फंडामेंटल थ्योरम। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्लास 9 में सच एज √2, √3, √5 ये सब क्या है, ये जैसे ये सब नंबर आपको दिख रहे हैं ये किसके कैटेगरी में आ गए, ये सारे के सारे इरेशनल नंबर हैं। कह रहे कि वी अप्लाई दिस थ्योरम टू एक्सप्लोर दिस एग्जैक्टली द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर। मतलब कह रहे कि अगर रेशनल नंबर को हम लोग एक्सप्लोर करते हैं डेसिमल फॉर्म में लिखने का, तो आपको पता है रेशनल नंबर का डिफाइन क्या होता है। अगर उसके डिफिनेशन के बारे में हम बात करें तो आपको पता है कि ऐसा कोई भी नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, it means p by q, it means numerator by denominator. q does not equals to 0, it means denominator कभी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। कहा गया कि it terminating and it is not terminating repeating। मतलब कहा गया या तो वो terminating होगा, terminating कहने का मतलब पॉइंट के बाद कुछ नंबर्स आने के बाद वो ऑलरेडी कट जाएगा, 100% उसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब होता है कि पॉइंट के बाद भी वो कंटिन्यूअस आगे बढ़ता चला जाएगा। ओके, दोनों में से किसी एक ही फॉर्म में आएगा। कब? जब हम लोग किसी रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे तब। बातें समझ में आ रही है? तो कहा गया कि वी डू शो बाय लुकिंग एट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर q ऑफ p बाय q। अब ऐसे ही आपको दिया गया, अब यहाँ पे हम लोग आते हैं 1.2 में आपको दिया गया यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यहाँ पे एक पजल करके दिया गया आपको, मतलब यहाँ पे कहा गया इफ काउंटेड इन पेयर वन विल रिमेन्स, मतलब ऐसे ही करके एक पजल टाइप करके आपको दिया गया। और यहां से आप आ जाओ आगे, ये हम लोग का काम करनी है। यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं थ्योरम 1.1, यहां से आपके काम का है। जैसे यहां पे थ्योरम 1.1 में आपको दिया गया यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। कहा गया कि गिव पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, मतलब a और b टू पॉजिटिव इंटीजर आपको गिवन है। कह रहे कि देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r सैटिस्फाइंग a इक्वल्स टू bq प्लस r। a इक्वल्स टू क्या आ गया, bq प्लस r, जहां पे r जो है वो ग्रेटर इक्वल होगा 0 के और लेस हो जाएगा b के। ओके, कह रहे कि दिस रिजल्ट वाज परहैप्स नोन फॉर अ लॉन्ग टाइम बट वाज फर्स्ट रिकॉर्डेड इन बुक 7 ऑफ यूक्लिड्स एलिमेंट्स। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इज बेस्ड ऑन इट्स लेमा। अब यहाँ पे आपको इसके बारे में दिया गया कि ये क्या होता है, इनके बारे में डिटेल आपको दिया गया है। अब यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे कि देखो कोई नंबर 455 है,
कैसे इसको लिख सकते हो, 42 इंटू 10 अगर करेंगे तो 420 आ जाएगा, इसमें 35 अगर ऐड कर दे तो कितना आ जाएगा 455। ऐसे ही आप 42 को कैसे लिख सकते हो, 35 इंटू 1 और प्लस 7, और ऐसे 35 को क्या लिख सकते हो 7 इंटू 5 प्लस 0। अब देखो कि लास्ट में आकर के रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। जैसे ही आपको रिमाइंडर 0 आ गया, यहां पे कहा गया कि नोटिस दैट द रिमाइंडर दैट हैज बिकम 0। यहां पे आप देख सकते हो कि रिमाइंडर आपका 0 आ गया। इट मींस आप कह सकते हो एंड वी कैन नॉट प्रोसीड एनी फर्दर। इसका मतलब जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 आ गया, अब इस प्रोसेस को आप आगे नहीं दोहरा सकते। इट मींस वी क्लेम दैट द HCF ऑफ 455 एंड 42 is the divisor at this state that is 7। मतलब कहा गया कि 455 और 42 का जो HCF आया वो कितना आ गया 7 आ गया। You can easily verify this by listing all the factor of 455 and 42। मतलब आप 455 और 42 का फैक्टर करके भी इसको आप चेक कर सकते थे। Why does its method work? It works because of the following result। अब ये मेथड क्यों वर्क किया, इसके पीछे का लॉजिक है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, यहां से हम लोग आ जाते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट पे। ये आपको दिया गया, पहले हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। कहा गया सबसे पहले समझो कि हम लोगों को अगर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF फाइंड करना हो तो हम लोग कह सकते हैं कैसे। स्टेप नंबर फर्स्ट में सबसे पहले हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। जैसे ही अप्लाई करेंगे C और D आएगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि वी फाइंड होल नंबर्स Q एंड R। तो C इक्वल्स टू क्या आ जाएगा DQ प्लस R, और R जिसे हम लोग रिमाइंडर मानते हैं वो ग्रेटर इक्वल होना चाहिए 0 के और लेस होना चाहिए D से। ओके, अब स्टेप नंबर 2 में जब R इक्वल्स टू 0 हो गया, इसका मतलब D जो होगा वो HCF हो जाएगा किसका, C का और D का। मतलब C और D का HCF क्या हो जाएगा D हो जाएगा। कब, जब आपका R 0 के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब आप यहां से कह सकते हो इफ R does not equals to 0, अगर R 0 के इक्वल नहीं आया इट मींस रिमाइंडर 0 नहीं हुआ। इस कंडीशन में अप्लाई द डिवीजन लेमा D and R। तब आगे के प्रोसेस को हम लोग फर्दर कंटिन्यू करेंगे और D और R पे उसे दोबारा अप्लाई करेंगे। कब तक अप्लाई करते रहेंगे, स्टेप नंबर 3 में कहा गया कि कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0। इस प्रोसेस को हम लोग तब तक कंटिन्यू रखेंगे जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए, कारण कि द डिवीजर एट द स्टेज विल बी रिक्वायर्ड HCF। और जिस कंडीशन में जाकर के उसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो उसी में आप कह सकते हो कि उसका HCF सॉरी डिवीजर जो होगा वही उसका HCF कहलाएगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे यहां पे कहा गया कि दिस एल्गोरिथम वर्क बिकॉज HCF C एंड D। जैसे देखो C और D का आपने HCF फाइंड किया, इसका मतलब ये इक्वल हो जाएगा HCF ऑफ D और R के, वेयर द सिंबल HCF ऑफ C एंड D डिनोट द HCF ऑफ C एंड D etc। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग एग्जांपल नंबर फर्स्ट पे। एग्जांपल नंबर फर्स्ट में आपको कहा गया कि यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 4052 एंड 12576। पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में आपको कहा गया कि आपको HCF फाइंड करना है 4052 का और 12576 का। कैसे, तो यूक्लिड्स एल्गोरिथम का यूज करते हुए। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। यहां पे समझो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। यहां पे आपको दिया गया है नंबर्स कितने हैं, एक नंबर से आपको 4052 और सेकंड नंबर्स दिए गए 12576। तो यहां पे देखो कि इस दोनों नंबर में आप ये चेक कर लो कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो ऑब्वियस है कि 12576 ग्रेटर है। यहां से आप लिख सकते हो सिंस 12576 ये ग्रेटर हो जाएगा 4052 के। इसका मतलब यहां पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं डिवीजन लेमा। तो वी अप्लाई द डिवीजन लेमा टू 12576 एंड 4052। अब देखो जैसे ही यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे, इसका मतलब क्या होगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे। जैसे ही आप डिवाइड करोगे, साइड में डिवाइड कर लो 4052, इससे आपको डिवाइड करना है 12576 को। अगर इसको हम लोग 3 टाइम्स करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1, 3 0 0 1 का 1 और 4 3 जा 12। 6 में से 6 माइनस होगा 0, 7 में से 5 माइनस होगा 2 और 5 में से 1 माइनस होगा 4। इट मींस क्या हुआ, जब हमने 12576 को 4052 से डिवाइड किया तो क्वोशिएंट के प्लेस पे 3 आ गया और रिमाइंडर के प्लेस पे 420 आ गया। इट मींस इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 12576 इट मींस डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजर, डिवीजर के प्लेस पे क्या है 4052 इनटू क्वोशिएंट, क्वोशिएंट के प्लेस पे 3 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर के प्लेस पे 420। ओके,
अभी देखो रिमाइंडर के प्लेस पे क्या है 420 जो कि 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब इसके हम लोग फर्दर इस प्रोसेस को आगे दोहराएंगे। अब आप यहां से कह सकते हो सिंस 420 डज नॉट इक्वल्स टू 0। अब जैसे ही रिमाइंडर 0 नहीं है तो फिर से हम लोग डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। किस पे? तो 4052 पे और 420 पे। यहां से कह सकते हो वी अप्लाई द डिवीजन लेमा टू 4052 एंड 420। अब जैसे ही आप 420 से डिवाइड करते हो 4052 को, कितना आ जाएगा? 9 टाइम्स अगर करें 900, 9 2 जा 18 का 8 कैरी 1, 9 4 जा 36 और 137। 2 से 0 माइनस होगा 2, 12 में से 8 माइनस होगा तो 7, सॉरी 15 में से 8 माइनस होगा तो 7 और 9 में से 7 माइनस होगा तो 2 और ये कैंसिल आ गया। इट मींस आप इसको लिख सकते हो 4052 इक्वल्स टू 420 इंटू 9 और प्लस 272। अब यहां पे देखो रिमाइंडर के प्लेस पे क्या आ गया? 272 जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो यहां से आप कह सकते हो सिंस 272 does not equals to 0, तो we apply the division lemma to 420 and 272। इसका मतलब अगर आप इससे 272 से डिवाइड करते हो 420 को, कितना आ जाएगा? अगर हम 272 से डिवाइड करते हैं 420 को, यह आ जाएगा आपको 1 टाइम्स 272। 10 में से 2 माइनस होगा 8, 11 में से 7 माइनस होगा 4, 3 में से 2 माइनस होगा 1, इट मींस 148। इसको आप लिख सकते हो 420 इक्वल्स टू 272 इंटू 1 और प्लस 148। यहां पे देखो आपका रिमाइंडर कितना है? 148। ये भी अभी तक 0 के इक्वल नहीं हुआ। इसका मतलब इस प्रोसेस को आगे और बढ़ाना होगा। यहां पे हम लोग कह सकते हैं सिंस 148 does not equals to 0, we apply the division lemma to 272 and 148। कितना आ जाएगा? अगर आप 148 से 272 को डिवाइड करोगे तो डिविडेंड इक्वल्स टू 272 इक्वल्स टू डिविजन, इट मींस 148 इंटू कोसेंट 1 टाइम्स करेंगे तो 148 इंटू 148 और प्लस आ जाएगा 124। 124 आ गया। अभी देखो ये 124 क्या है? आपका रिमाइंडर है। अब यहां भी रिमाइंडर अभी तक 0 के इक्वल नहीं आया। हम लोग यहां से कह सकते हैं सिंस 124 डज नॉट इक्वल्स टू 0, वी अप्लाई द डिवीजन लेमा टू, हम लोग डिवीजन लेमा अप्लाई करते हैं किस पे? तो यहां पे आपको 124 है और इसके बाद क्या है? 148 एंड 124। अगर अप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 148 इक्वल्स टू 124 से अगर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 124, उसमें 24 ऐड कर देंगे तो ये 148 बन जाएगा। इट मींस 24 क्या आ जाएगा रिमाइंडर? अभी भी आपका रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं हुआ है। हम लोग यहां से कह सकते हैं सिंस 24 डज नॉट इक्वल्स टू 0, वी अप्लाई द डिवीजन लेमा टू 24 एंड 124। इट मींस अब इसको क्या लिख सकते हो? अगर हम लोग 24 से डिवाइड करेंगे 124 को तो 124 इक्वल्स टू, तो 24 5 जा 120 और रिमाइंडर के प्लेस पे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब देखो रिमाइंडर के प्लेस पे 4 आ गया। क्या 4 0 के इक्वल है? तो नहीं है। तो यहां से आप कह सकते हो सिंस 4 डज नॉट इक्वल्स टू 0, 4 डज नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो इसका मतलब वी अप्लाई, फिर से हम लोग को अप्लाई करना होगा डिवीजन लेमा, द डिवीजन लेमा टू 4 एंड 24। इसका मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो 24 इक्वल्स टू आ जाएगा 4 इंटू 6। रिमाइंडर के प्लेस पे अब क्या आ गया? 0।
जैसे ही आपको रिमाइंडर के प्लेस पे 0 आ गया, मतलब आपको प्रोसेस को कंटिन्यू नहीं करना है, क्योंकि आपका रिमाइंडर ऑलरेडी 0 आ चुका है। तो हम लोग कह सकते हैं यहां से द रिमाइंडर हैज नाउ बिकम 0, शो आवर प्रोसीजर स्टॉप्स। आप ये कह सकते हो सिंस द डिविजर एट दिस स्टेज इज 4, क्योंकि देखो डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहां पे डिविजर के प्लेस पे क्या है, 4 है। तो हम लोग कह सकते हैं द HCF ऑफ 12576 एंड 4052 इज, ये कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, क्योंकि डिविजर के प्लेस पे जो है वही आपका HCF कहलाएगा। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। यही फाइनल आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट होगा एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में आपसे पूछा गया कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q, मतलब जितने भी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हैं वो सभी 2q के फॉर्म में होते हैं। कार्य के अंदर दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, और जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होते हैं इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1, 2q + 1 के फॉर्म में, वेयर q इज सम इंटीजर्स, जहां पे q कोई इंटीजर्स है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, प्रूव करना होगा आपको। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि a कोई पॉजिटिव इंटीजर है और b को 2 के इक्वल मान लेते हैं। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर और b को 2 के इक्वल्स मान लेते हैं, b = 2। अब हम लोग यहां पे यूक्लिड्स एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। तो बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम, अब बताओ यूक्लिड्स एल्गोरिथम में हम लोग क्या कह सकते हैं। तो a = क्या आ जाएगा, a = आ जाएगा 2q + r, डिविडेंड = डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, 4 सम इंटीजर q, ये ग्रेटर और इक्वल होगा किसके, 0 के। और यहां पे आप लिख लो ये r जो होगा या तो 0 के इक्वल होगा या तो r 1 के इक्वल होगा। r इक्वल हो 0 के या r इक्वल हो 1 के, इसके पीछे का रीजन ये है कि रिमाइंडर जो है वो 0 के ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए और 2 से लेस होना चाहिए। यहां पे आप लिख लो बिकॉज r ग्रेटर इक्वल होगा 0 से, लेस हो जाएगा 2 के। सो a = कितना आ जाएगा, a आ जाएगा या तो 2q या a = आ जाएगा आपको 2q + 1। ओके, यहां से हम लोग कह सकते हैं इफ a अगर 2q के फॉर्म में होगा इसका मतलब a इवन होगा, अगर a 2q + 1 के फॉर्म में होगा इसका मतलब a ऑड होगा। तो हम यहां से कह सकते हैं इफ a इज ऑफ द फॉर्म 2q, अगर 2q के फॉर्म में a होगा तो हम लोग कह सकते हैं देन a इज एन इवन इंटीजर। और अगर a 2q + 1 के फॉर्म में हो गया हम यहां से लिख सकते हैं ऑल्सो ए पॉजिटिव इंटीजर कैन बी आइदर इवन और ऑड, या तो वो इवन होगा या क्या होगा, ऑड होगा। इसका मतलब यहां से कहा जा सकता है देयरफॉर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1। ओके, यही तो आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एग्जांपल नंबर 3 पे। एग्जांपल नंबर 3 में आपसे पूछा गया कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ऑफ द फॉर्म 4q + 1 और 4q + 3, मतलब आपको पूछा गया कि आपको यह शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर या तो 4q + 1 या 4q + 3 के फॉर्म में होते हैं, वेयर q इज सम इंटीजर, जहां पे q को कोई इंटीजर माना गया है। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए या इसको प्रूव करने के लिए हम लोग मान लेते हैं a कोई नंबर मान लो जो कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो, और a पे हम लोग अप्लाई करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम। जैसे ही अप्लाई करते हैं तो यहां से आपको a तो आपने मान लिया कोई नंबर, और इसके बाद आप b को 4 के इक्वल मान लो।
जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में, इट मींस एग्जांपल नंबर 2 में आपको 2q और 2q + 1 के फॉर्म में था, तो वहां पे आपने a को एक नंबर a माना था और सेकंड नंबर b जो था उसको आपने 2 के इक्वल माना था। ऐसे ही यहां पे एक नंबर a मान लेना है आपको और सेकंड नंबर b जो होगा उसको 4 के इक्वल मान लेना है आपको। बातें समझ में आ रही है? तो यहां से हम लिख सकते हैं, सॉल्यूशन पे आ जाओ। लेट a इज अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर। हम लोग यहां पे अप्लाई करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। वी अप्लाई द डिवीजन एल्गोरिथम विथ a को तो आपने a मान रखा है और हम लोग मान लेते हैं जहां पे b जो है वो 4 के इक्वल हो गया, b = 4। अब आपको यह पता है सिंस r जो हो वो ग्रेटर और इक्वल होगा किसके? 0 के, और r लेस हो जाएगा किसके? 4 के। इसका मतलब यहां से कितनी पॉसिबिलिटी आती है? या तो r 0 के इक्वल होगा, या r 1 के इक्वल होगा, या r 2 के इक्वल होगा, या r 3 के इक्वल होगा, क्योंकि r 4 से लेस है। तो यहां से हम कह सकते हैं द पॉसिबल रिमाइंडर्स आर 0, 1, 2 एंड 3। ओके, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं a किसके फॉर्म में आ जाएगा? 4q आ जाएगा, या 4q + 1 होगा, या 4q + 2 होगा, या 4q + 3 होगा। तो हम लोग कह सकते हैं a कैन बी, क्या सब हो सकता है? 4q या 4q + 1 या 4q + 2 और 4q + 3, वेयर जहां पे आप q जो यहां पे देख रहे हो, ये q क्या है? सभी प्लेस पे क्वोशिएंट है, वेयर q इज द क्वोशिएंट। सबसे पहले आप ये समझो कि यहां पे आपने a को क्या माना है? ऑड नंबर माना है। यहां पे आप लिख सकते हो सिंस a इज ऑड। अब जैसे ही a ऑड है, इसका मतलब a कभी भी 4q या 4q + 2 के फॉर्म में नहीं आ सकता, क्योंकि 4q या 4q + 2 के फॉर्म में आ जाएगा तो वो इवन हो जाएगा। यहां से आप लिख सकते हो a कैन नॉट बी 4q और 4q + 2, क्योंकि आप यहां पे लिख सकते हो सिंस दे आर बोथ डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब हम लोग यहां से कह सकते हैं देयरफॉर एनी ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 और 4q + 3। ओके, क्योंकि 4q और 4q + 2 को तो आप ले नहीं सकते, इसका मतलब 4q + 1 और 4q + 3 जो बचा वो क्या आ गया? ये आपको ऑड आ गया। इसका मतलब यहां से यही तो आपको प्रूफ करना था कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ऑफ द फॉर्म 4q + 1 और 4q + 3 प्रूव हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एग्जांपल नंबर 4 पे। एग्जांपल नंबर 4 में आपको दिया गया, पहले क्वेश्चन को समझो। कहा गया कि ए स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फी एंड 130 बादाम बर्फीज। मतलब कहा गया कि कोई स्वीट सेलर्स के पास जो है वो 420 काजू बर्फी है, 130 बादाम बर्फी है। कर कि she wants to stack them in such a way that each stack has two same numbers and they take up the last areas of the tray। करे कि what is the number of that can be placed in each stack of this purpose। आपको ये पूछा गया। अब यहाँ पे आप समझ लो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? ट्रायल और एरर मेथड यूज करते हैं। अगर हम लोग ट्रायल और एरर मेथड अगर यूज करते हैं तो ऐसे कंडीशन में आपको ये पता चलेगा। तो हम लोगों को क्या करना होगा कि पहले एचसीएफ फाइंड करना होगा 420 और 130 का। ओके, 420 और 130 का एचसीएफ फाइंड करते हैं। अब जैसे ही आपको यहां पे एचसीएफ फाइंड होगा, इसका मतलब क्या होगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फी पता चल जाएगा प्रत्येक स्टिक का, और इसका मतलब ये एरिया जो ट्रे होगा वो कितना यूज होगा वो पता चल जाएगा। यहां से हम कह सकते हैं लेट अस
यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड देयर एचसीएफ। यहां से देखो, एक नंबर कितना है 420, दूसरा नंबर कितना है 130। इसका मतलब अगर 420 इक्वल्स टू, आप क्या लिख सकते हो, डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अगर हम लोग 130 से 420 को डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा 3 टाइम्स 390 0। इसका मतलब इसको क्या लिखा जा सकता है, तो 130 इंटू 3 और प्लस रिमाइंडर, इट मींस 30। अब देखो रिमाइंडर यहां पे क्या है 30 और ये 0 के इक्वल्स नहीं है, इसका मतलब दोबारा हम लोग एल्गोरिथम यूज करेंगे। तो 130 को आप क्या लिख सकते हो, 130 इक्वल्स टू आ जाएगा, अगर हम लोग 130 को डिवाइड करते हैं 30 के साथ, कितना आ जाएगा 34 जा 120, यहां से 10 आ जाएगा। इट मींस हम लोग इसको लिख सकते हैं 30 इंटू 4 और प्लस 10। अभी भी 10 रिमाइंडर आ गया जो 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब दोबारा हम लोग यूक्लिड्स एल्गोरिथम यूज करेंगे। इट मींस 30 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, तो 30 इक्वल्स टू आ जाएगा 10 इंटू 3 और प्लस रिमाइंडर आ जाएगा 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो आपको पता है कि रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो उस स्टेप में जो डिविजर होगा वही आपका एचसीएफ कहलाएगा। इसका मतलब हम यहां से कह सकते हैं सो द एचसीएफ ऑफ 420 एंड 130 इज कितना आ गया 10 आ गया। जैसे ही आपको एचसीएफ मिल गया, इसका मतलब आप यहां से कह सकते हो देयरफॉर द स्वीट सेलर कैन मेक sticks of 10 for both kinds of बर्फी। ओके, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था।